नमस्कार साथियों, आप सभी का द मित्सा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जेपीएससी पेपर 4 का यानी कि जीएस पेपर 4 आपका जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है उसका 17वां क्लास में उपस्थित हुए हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत में लेखा परीक्षण विभाग का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था। ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ, यहाँ पे ये पद आया कहाँ से, इसको पहले समझ लेते हैं एक बार, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, भारत में लेखा परीक्षण विभाग का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, मतलब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आना ना लेखा परीक्षक का मतलब क्या होता है। तो लेखा परीक्षक मतलब एक हिसाब से समझिए वो अकाउंटेंट। ठीक है, जो यह देखता है कि कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ, ये कंप्लीट मतलब संपूर्ण भारत का, पूरे देश का देखने का काम करता है ये महालेखा परीक्षक जो है। ठीक है, तो इसका जो विकास क्रम है कैसे हुआ था, में भारत में जो है लेखा परीक्षण की व्यवस्था ब्रिटिश काल से ही अस्तित्व में रहा था। ठीक है, 1853 में ही भारत में लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना कर दी गई थी, परंतु लेखा परीक्षण विभाग को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अस्तित्व में आने के साथ मान्यता मिली थी। ठीक है, इसकी नियुक्ति भारत के सचिव द्वारा की जाती थी और सम्राट के इच्छा अनुसार वह अपने पद पर बना रहता था। क्लियर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी तथा उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो सपरिषद सम्राट द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, उसे या उसके कार्यकाल में हटाने की वही प्रक्रिया होती थी जो संघीय न्यायाधीशों को हटाने की होती थी। ठीक है, अभी भी वही है। तो कार्यपालिका की वह अपने पद से हटाने के बाद या हटने के बाद जो है सो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कोई भी पद जो है सो वह ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब 1947 आया, ठीक है, तब उसका कह सकते हैं गरिमा और महत्व में और भी वृद्धि किया गया। साथ ही साथ जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसका नाम बदल के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। ठीक है, तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही उनको संवैधानिक अधिकारी बनाया गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बढ़िया से। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत या 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद में, तो 148 में। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक प्रहरी की भूमिका सुपुर्द की है। ठीक है, एक पहरा देने का काम दिया गया है। किनके द्वारा, जो संविधान सभा के लोग थे या संविधान निर्माताओं के द्वारा महालेखा परीक्षक को या नियंत्रक को जो है सो एक प्रहरी, एक कह सकते हैं गार्ड, एक सुरक्षा गार्ड की तरह की भूमिका उनको दी गई है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेखित अधिकारियों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है।
ठीक है, अब उनका क्या क्या कार्य है जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्य हो जाता है वो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है। किसी भी खाते, किताब, कागजात और अन्य दस्तावेज जिसका लेन देन से ताल्लुक हो और जो लेखा परीक्षक के कर्तव्यों के दायरे में आता है उसे वह मांग सकता है। ठीक है, यानी कि आपको अभी भी बताया कि लेखा परीक्षा मतलब पूरा नेशनल अकाउंटेंट उसको कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद यहाँ नियंत्रण का आशय है कि सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी तथा ऐसे पदाधिकार रखना जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखे। क्लियर है। इसके बाद महालेखा परीक्षक का आशय है कि सरकार द्वारा आवंटित धन की देख रेख करना, साथ ही यह देखना कि सरकारी धन का उचित उपयोग जो है सो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। साथ ही साथ सरकार को वित्तीय रूप से जो कह सकते हैं सुझाव हो सकता है ना, कि कहाँ पे कैसे खर्च किया जाए या फिर कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो गया, कम खर्च हुआ, इस टाइप से वो कह सकते हैं, उनको सुझाव भी दे सकते हैं ये। ठीक है, वो भी कार्य करते हैं। साथ ही साथ यह लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को वह संभालता है। ठीक है, अब हम महालेखा परीक्षक की संरचना को देख लेते हैं। ठीक है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की संरचना। ठीक है, इसको देखते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एकल सदस्यीय संस्था है, उसमें मात्र एक सदस्य होता है। ठीक है, यह भारत के महालेखा परीक्षा विभाग के संवैधानिक प्रमुख हैं और इस विभाग के अन्य अधिकारी पूर्णतः कैग के अधीन होते हैं। ठीक है, कैग। ठीक है, और भी जो अधिकारी होते हैं वो कैग के अधीन होते हैं। भारत के अन्य राज्यों में कैग के एजेंट के रूप में कई अन्य अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं जो राज्यों के लेखाओं की जानकारी कैग को देते हैं। ठीक है, कैग जो है सो अपना बहुत सारा जो है एजेंट जो है सो अलग अलग राज्य में बैठा कर रखा हुआ है। जो राज्य का जो लेखाओं होगा, मतलब लेन देन का जो भी वित्तीय लेखाएं होंगी, उनकी जानकारी कैग को देता है। ठीक है, ठीक है, अब जरा हम कैग को बता देते हैं। ये जो कैग है ना, CAG हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, वही महालेखा परीक्षक को ही कहा जाता है कैग। ठीक है, इनका जो फुल फॉर्म कह सकते हैं कैग का जो होगा आपका COMP, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आप महालेखा परीक्षक की जगह में कैग भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये। क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति कैसे होता है इसका। नियुक्ति। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 148(1) है, 148(1), ठीक है, में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित यानी कि मोहर के साथ अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है।
राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति को ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करता है। ठीक है, इसके बाद है आपका भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कहा जाता है कि वह अपने पद से हटने के बाद कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करेगा, परंतु द्वितीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सो AK चंद्रा का तृतीय वित्तीय आयोग का अध्यक्ष बनाना इसका एक अपवाद के रूप में है। ठीक है, चलिए नियुक्ति समझ में आ गया किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब इसका कार्यकाल देख लेते हैं। ठीक है, कार्यकाल। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति सामान्यतः 6 वर्षों या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होता है। इनमें से जो पूरा पहले हो जाए, या 6 वर्ष के लिए, या फिर जिसको नियुक्त किया गया उसका 65 वर्ष यदि आयु हो जाता है तो। ठीक है, यह कार्यकाल के पूरा होने के पूर्व भी स्वेच्छा से चाहे तो अपना जो है सो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर मुक्त हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कदाचार का आरोप लगा करके भी उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर उसे पद छोड़ना पड़ता है। कदाचार समझ में आया ना, उसका मतलब हो गया आपका कोई भी हेर फेर कह सकते हैं, है ना, ऐसे ही समझिए कुछ। इसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कदाचार के माध्यम से हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया जो है वो आपको पहले बता चुके हैं, है ना। सबसे पहले विशेष बहुमत से आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वह प्रस्ताव पारित होता है, फिर जाकर के वह कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, उसके बाद राष्ट्रपति उनको हटाते हैं। इस हिसाब से है वो महाभियोग वाला प्रक्रिया जो है ऐसे। ठीक है, इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद द्वारा विशेष बहुमत से वही पारित करके हटाया जा सकता है, और कुछ खास है नहीं। ठीक है, इसके बाद इसका वेतन और भत्ता को देख लेते हैं जरा सा हम लोग। वेतन और भत्ते। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है सो 2,50,000 रुपए का वेतन उपलब्ध होता है। ठीक है, जहां एक मंत्री संविधान के परिधि में काम करने का शपथ लेता है, वहीं महालेखा परीक्षक जो है वो शपथ संविधान की रक्षा के लिए होता है। जहां मंत्री जो है सो संविधान के परिधि में काम करने का शपथ लेता है, वहीं महालेखा परीक्षक जो है सो संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ लेता है। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 148(3) है, ठीक है, उसमें प्रावधानित है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तें संसद द्वारा निश्चित की जाएगी। संसद जब तक ऐसा नहीं करता तब तक जो दूसरी अनुसूची है में वर्णित वेतन एवं सुविधाएं उनको दी जाती है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक निश्चित वेतनमान जो है सो प्रतिमाह देने के साथ साथ निःशुल्क आवास एवं अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उसने कार्यकाल के कर्मचारी का वेतन भारत के संचित निधि या उनके जो कार्यालय में जो भी और भी जो कर्मचारी होते हैं वो भारत के संचित निधि से उनको वेतन दिया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद देख लेते हैं सेवा और शर्तें। सेवा शर्तें, इनके विषय में जरा देख लेते हैं। तो मूल संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तों, कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था तथा यह कहा गया था कि यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो 1953 में भारतीय संसद ने नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यकाल तथा सेवा शर्तों को निर्धारित करने के संदर्भ में एक अधिनियम पारित किया था। ठीक है, 1971 में संसद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और अधिकारों को परिभाषित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षकों के जो कर्तव्यों तथा अधिकारों की सीमा में 1976 तक केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखा परीक्षण
तथा समस्त वित्तीय लेन देन के कार्य सम्मिलित थे। ठीक है, कब तक? 1976 तक। ठीक है, 1976 के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन संबंधित दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का कार्य केवल लेखा परीक्षण ही रह गया है, उसको जांच करने का है। ठीक है, अकाउंटिंग करना है, बस उसको जांच करना है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में 1984 में संशोधन किया गया। इस माध्यम से सेवा शर्तों में सुधार, पेंशन की सुविधाओं में वृद्धि तथा शक्तियों और कार्यों में वृद्धि की गई थी। ठीक है, अब एक एक करके बढ़िया से हम लोग देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियंत्रक और निरीक्षक यानी कि निरीक्षक दोनों तरह की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। ठीक है, तो नियंत्रक के रूप में उसका कर्तव्य होता है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भारत की संचित निधि से संसद द्वारा बनाए गए विधिक कानून के अनुसार ही समस्त धनों के जितना भी धन है उसका निकासी किया जाए संविधान के अनुसार। ठीक है, और सार्वजनिक लेखों के महालेखा परीक्षक के रूप में उसका कर्तव्य इस बात को देखना है कि समस्त सरकारी धनों का व्यय संसद द्वारा पास किए गए कानून के नियम के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को परीक्षण के संदर्भ में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149, ठीक है, 149 में लिखा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र तथा राज्य के तथा अन्य प्राधिकारी या निकायों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा उसे दिया गया है। क्लियर है? इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 150, ठीक है, अनुच्छेद 150 इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के हिसाब उस रूप में ही रखे जाएंगे जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति की अनुमति से संघ और राज्य को निर्देश देता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही उन नियमों को सृजित किया जाता है जिसके अनुसार केंद्र तथा राज्यों को अपने अपने हिसाब रखने पड़ते हैं। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन केंद्रीय राजस्व महालेखा तथा राज्य के राजस्व के लिए प्रत्येक राज्य में एक महालेखापाल होता है। उनको नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार केंद्र तथा राज्यों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इस बात की समग्र जांच करता है कि केंद्र और राज्यों के अधिकारियों द्वारा किया गया व्यय निर्धारित कानून के अंतर्गत उचित है या नहीं। ठीक है, इसके संबंध में किसी मान्यता या मान्य अधिकारी द्वारा स्वीकृति ली गई है या नहीं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा या परीक्षक का यह दायित्व है कि वह देखे कि कहां पर किस अधिकारी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनावश्यक व्यय किया है या अनुसूचित स्वीकृति दी है। ठीक है, जिसका उसे अधिकार नहीं था। साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र तथा राज्यों के हिसाब में अनियमितता की एक रिपोर्ट तैयार करता है तथा केंद्रीय रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास तथा राज्य की रिपोर्ट को राज्यपाल के पास प्रेषित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सम्मुख तथा राज्यपाल विधानसभा के सम्मुख रखवाता है वो। ठीक है,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य केंद्र तथा राज्यों या राज्य सरकार में जमा किए हुए धन, उसके ऋण और व्यय का हिसाब किताब भी रखना होता है। ठीक है। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक व्यय में फिजूल खर्चों के संदर्भ में सरकार, संसद और विधानमंडल का ध्यान आकृष्ट करता है। इतना सारा उसका काम है। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1970 और ऑडिट को देख लेते हैं। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1977 और ऑडिट। ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1977 के अनुसार कैग द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय व्ययों की जांच की जाती है। व्यय कहाँ किए गए और उसका उद्देश्य क्या है, किस पदाधिकारी द्वारा किए गए, किन योजनाओं में किए गए, इन सभी प्रश्नों की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। ठीक है। अब क्या क्या इसमें ऑडिट में आता है इसको देखते हैं। ठीक है। तो भारत की संचित निधि पर कह सकते हैं भारत की संचित निधि पर जो भारत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी खर्चों का ऑडिट किया जाता है। साथ ही साथ भारत की आकस्मिक निधि और लोक निधि से सभी खर्चों का। ठीक है। इसके बाद किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि की जांच करना, सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जांच करना, उन सभी निगमों के खर्च की जांच करना जिसकी कानून द्वारा कैग को अनुमति दी जाए। ठीक है। कैग समस्त सरकारी खरीद एवं बिक्री की जांच करता है तथा यह देखता है कि इसमें कितनी मितव्ययिता से जांच की जा सकती है, कितना मतलब और अच्छा ढंग से जांच किया जा सकता है। ठीक है। कैग सरकार की सभी प्राप्तियों की जांच करता है तथा यह देखता है कि करों तथा राजस्व की प्राप्तियों में नियम एवं कानून की अनदेखी तो नहीं की गई है। कैग सभी प्रशासनिक प्राधिकरणों के खर्चे एवं प्राप्तियों की जांच करता है। कैग सभी सरकारी विभागीय निगमीय खर्चे व खरीद एवं बिक्री की कार्यकुशलता की जांच करता है तथा यह भी देखता है कि क्या इससे बेहतर ढंग से और भी किया जा सकता है या नहीं। ठीक है। कैग द्वारा स्वायत्त निकायों के लेन देन, प्रारंभिक रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड खाते, रजिस्टर की रिपोर्ट की जांच करता है। ठीक है। और भी चीज़ है जिसका जांच करता है, जिसमें ये देख लीजिए कि वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है उसको देखता है। सरकारी कंपनियां जब संबंध नियम द्वारा आवश्यक हो तो अन्य निगम एवं निकायों का लेखा परीक्षक भी या लेखा का भी परीक्षा करता है वो। साथ ही साथ वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। ये अनुच्छेद 151 में है। ठीक है। इसके बाद वह राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो विधानसभा के पटल पर वो रखा जाता है। ये भी अनुच्छेद 151 में ही लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपका है वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड यानी कि मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चे का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। इसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण देना भी कैग के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। साथ ही साथ कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और कोई भी मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सार्वजनिक निगम। ठीक है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सार्वजनिक निगम। ठीक है। तो सार्वजनिक निगम की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। ठीक है। अभी कौन कौन में देखता है इसको देख लेते हैं। तो कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी यानी कि कैग द्वारा की जाती है। उदाहरण के तौर पर दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन आदि का। ठीक है। इसके बाद कुछ निगमों में लेखा परीक्षक निजी या पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है, जो सीएजी के सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो सीएजी यानी कि कैग पूरक लेखा परीक्षक कर सकती है। उदाहरण के लिए केंद्रीय भंडार निगम या फिर औद्योगिक वित्त निगम और भी इसी तरह से जो भी है। ठीक है। साथ ही साथ कुछ निगमों की पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षा के द्वारा की जाती है। ठीक है। इनमें सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यदि लेते हैं तो जीवन बीमा निगम हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि। इसमें सीएजी का कोई भूमिका नहीं होता है। ठीक है। अब इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की या परीक्षक की स्वतंत्रता क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता। ठीक है। इसको जरा देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और सुरक्षा करने के लिए संविधान में कुछ व्यवस्था किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल सुनिश्चित है। वह राष्ट्रपति के अनुसार, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे अपने पद पर नहीं रख सकता है एक हिसाब से। ठीक है। मतलब 6 साल आपका 65 साल का एज है या फिर आपका क्या था 6 साल या फिर 62 साल, वही हिसाब किताब है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा उसको बैठा के नहीं रह सकता है। ठीक है। क्लियर है। इसके बाद उसको हटाने के लिए भी एक निश्चित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद चाहे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो, कोई भी उसका जो पद है वो धारण नहीं कर सकता। साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन एवं भत्ते सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तुल्य होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के समान होता है वो। ठीक है। उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्ते में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होती है जो उसके परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम द्वारा विहित की जाए। ठीक है। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है और इस पर संसद के मतदान नहीं हो सकता है इसमें। साथ ही साथ कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और कोई भी मंत्री उसके द्वारा कार्यों की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता है। ठीक है। तो अतः भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पूरी स्वयं सत्ता प्रदान की है, जिससे वह बिना किसी दबाव में आए निष्पक्षता से अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिकाएं और सीमाएं। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा
लेखा परीक्षक की भूमिका और सीमाएं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन की जवाबदेही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, यद्यपि वह संवैधानिक पदाधिकारी है, परंतु उसे संसद का प्रतिनिधि भी माना जाता है। वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। वह संसद के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार के व्यय की मदों और आय के स्रोतों की को जांच किया जाता है और उसकी प्रासंगिकता को भी रेखांकित किया जाता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि जिस उद्देश्य हेतु धन का वितरण किया गया या आवंटित किया गया है, क्या उस मद में सही तरीके से खर्च किया गया है और उसके लिए उपयुक्त विधि प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं। इसके साथ साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को जो भी आय प्राप्त हो रही है वह तार्किक या अप्रासंगिक है या नहीं। ठीक है, यद्यपि कैग को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं और उसको पूरी तरह से अपने कर्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र बनाया गया है। ठीक है, परंतु इसके बावजूद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कुछ सीमाएं भी परिलक्षित होती है। क्या क्या सीमाएं हैं, ये सबको देख लीजिए। तो गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करता है। इस संबंध में कैग कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरा को नहीं मांग सकता, बल्कि उसे सक्षम प्रशासनिक पदाधिकारियों से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होता है, क्योंकि वह इस प्रकार या इस प्राधिकार के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, कैग की भूमिका व्यय होने के पश्चात केवल लेखा परीक्षण की अवस्था में ही है। ठीक है, कैग की सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षक की भूमिका सीमित है। उसकी लेखा परीक्षण निजी ऑडिटर के द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति कैग की सलाह पर सरकार द्वारा की जाती है। कैग द्वारा इसकी पूरक जो है सो लेखा परीक्षा अथवा जांच की जाती है। ठीक है, बाद में जांच किया जाता है। अब इसके बाद अंत में आपका है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका पर विवाद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका पर विवाद। ठीक है, तो विगत कुछ वर्षों में कैग द्वारा अनेक घोटाले को सार्वजनिक किया गया है। कैग ने कुछ मामलों में अनुमानित घाटे को भी प्रस्तुत किया है, जो विवाद का मूल कारण बना हुआ है। ठीक है, कैग ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अपने प्रतिवेदन में 1,70,000 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया। कोयला ब्लॉक आवंटन में भी उसके द्वारा घाटे और अनियमितता का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में उसकी भूमिका का प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा। कैग ने अनुमति या फिर अनुमानित घाटे की संकल्पना का जो प्रयोग किया है वह केवल भारत में ही नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में प्रयोग में लाया जाता है ये। चलिए, तो ये आपका हो जाता है खत्म। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है भारत का निर्वाचन आयोग, इसको भी हम लोग देख ही लेंगे इसी में साथ ही साथ। तो इसके बाद हम लोग को देखना है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है,
तो निर्वाचन आयोग का अर्थ हुआ मतलब जो भी वोटिंग कराने से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन आयोग और उनकी संरचना। ठीक है, निर्वाचन आयोग और उसकी संरचना। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, ये पूरे देश में कार्य करती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई खास एक राज्य में, क्योंकि यह संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए समान रूप से उत्तरदायित्व है। यह सांसद का चुनाव हो चाहे विधानमंडल का चुनाव हो, यानी कि राज्य चुनाव हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री वाला, चाहे प्रधानमंत्री वाला चुनाव हो, दोनों में ही समान रूप से अपना कह सकते हैं भागीदारी निभाता है ये। परंतु राज्य में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं होता, वो केवल बड़ा बड़ा चीज देखता है। ठीक है, इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अलग से व्यवस्था किया गया है पंचायत चुनाव या निगम चुनाव जो होता है उसके लिए। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। किसमें? तो 324 अनुच्छेद में। ठीक है, और उसके बाद 324(2) में कहा गया है कि समय के अनुसार निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान किया गया है कि समय समय पर जो है सो आपका ऐसा भी हो सकता है कि निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय हो सकता है या फिर बहुसदस्यीय हो सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही निर्वाचक आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, शुरू में निर्वाचन आयोग जो है सो एक सदस्य ही था और यह व्यवस्था जो है सो 16 अक्टूबर 1989 तक बने रहा था। ठीक है, इसी तरह से था। इसके बाद 1989 के निर्वाचन आयोग को एक अधिसूचना के माध्यम से त्रिसदस्यीय बना दिया गया, यानी कि उसमें 3 सदस्य किया गया। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अक्टूबर 1989 में एस धनोवा तथा वी सिंगल को नया चुनाव आयुक्त घोषित किया गया। इस प्रकार पहली बार जो आयुक्त है वो त्रिसदस्यीय बना। ठीक है, जो उसका हेड होगा। क्लियर है? और निर्वाचन आयोग के त्रिसदस्य बनाए जाने के निर्णय पर सभी विपक्षी दल ने सरकार की आलोचना की। 31 दिसंबर 1989 को केंद्र ने नवगठित राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने पुनः निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय बना दिया, परंतु यह स्थिति अधिक दिन तक कायम नहीं रह सकी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 1990 में टी.एन. शेषन को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त घोषित किया गया, नियुक्त किया गया। ठीक है, टी.एन. शेषन ने पहली बार निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद को गरिमा दिलाई, परंतु उसकी कार्यप्रणाली से बहुत क्षुब्ध हुए। ठीक है, बहुत निराश हुए। विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाने की मांग की। फलतः 1 अक्टूबर 1993 को निर्वाचन आयोग में 2 नए निर्वाचन आयुक्त यानी कि एस.एस. गिल तथा जे.बी. कृष्णमूर्ति की नियुक्ति की गई। इस प्रकार तब से निर्वाचन आयोग अभी से मतलब कह सकते हैं तब से बहुसदस्यीय हो गया है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रस्थिति अन्य निर्वाचन आयुक्त की तुलना में उच्चतर नहीं है, बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्राथमिकता केवल इतनी ही है कि वह निर्वाचन आयोग की बैठक की अध्यक्षता करता है, बाकी सब समान है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते व दूसरे लाभ भी एक जैसे ही होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है,
ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी विषय पर मतभेद होता है तो आयुक्त जो है सो बहुमत के आधार पर निर्णय कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल। ठीक है, तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है सो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है, जो पहले हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। निर्वाचन आयुक्त किसी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है या कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का क्या प्रावधान है, इसको देखते हैं। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का प्रावधान। ठीक है, तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसीलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति में ही निहित होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकता। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के अनुसार, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वह पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकता है। क्लियर है। अब इसके बाद निर्वाचन आयुक्त के वेतन और भत्ते के विषय में बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त के वेतन और भत्ते। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वो सभी सुविधा प्राप्त होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होती है, और उसे निर्धारित अवधि के पूर्व हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो भारतीय संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह करके उसकी सहायता से या उसके सहायता के लिए कुछ प्रादेशिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, सहायता के लिए। ठीक है, तो जब 1952 में प्रथम बार निर्वाचन कराया गया तो 4 प्रादेशिक आयुक्त की पद सृजित किया गया था। ठीक है, 4 प्रादेशिक आयुक्त का पद को बनाया गया था, परंतु केवल 2 ही प्रादेशिक आयुक्त चुनाव आयुक्त 6 महीना के लिए नियुक्त किए गए, जिसके लिए मुख्य कार्यालय पटना तथा बंबई में थे। ठीक है, इसके बाद 1952 के पश्चात कभी भी प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई। ठीक है, उसके स्थान पर 3 उप निर्वाचन आयुक्त के पदों की व्यवस्था की गई। कुछ समय बाद 2 उप निर्वाचन आयुक्त के पदों को समाप्त कर दिया, तभी से एक ही उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यों का उल्लेख जो है सो अनुच्छेद 324
ठीक है। उसके बाद जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 51, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 तथा दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम 1966 द्वारा सृजित विधियों में किया गया है। ठीक है। अब क्या क्या कार्य है इसको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 325 में वर्णित उपबंधों के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी। ठीक है। ध्यान तब है कि इससे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ना तो कोई व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर ऐसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र होगा और ना ही कोई व्यक्ति किसी ऐसे आधार पर किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के किसी विशेष निर्वाचक नामावली में दावा कर सकेगा। ठीक है। मतलब कोई भी जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर कहीं पे आप दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कहा गया है इसमें। इसके बाद संविधान के प्रावधानों तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा सृजित कानूनों के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव संबंधी कार्य का निरीक्षण या निर्देशन एवं नियंत्रण करना। ठीक है। वह उसके बाद वह राष्ट्रपति या राज्यपाल को जिसका संबंध हो, मतलब जिससे हो, किसी सदन के सदस्य की योग्यता के बारे में परामर्श वह देता है। ठीक है। निर्वाचन संबंधित अनियमितता के संदर्भ में उठे संदेहों के विवादों की जांच के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का दायित्व भी मुख्य निर्वाचन आयोग का ही होता है। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का समाधान भी करता है। ठीक है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना निर्वाचन आयोग का कार्य है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। ठीक है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दल को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है। परिसीमन आयोग की गलतियों या त्रुटियों को दूर करवाना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी आलेखों एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जनमत या शांति करने के लिए विवादास्पद क्षेत्रों का भ्रमण करता है तथा जनसंचार माध्यम का प्रयोग करता है। ठीक है। वह किसी व्यक्ति को किसी न्यायिक निर्णय द्वारा आरोपित अयोग्यता से मुक्ति दे सकता है। ठीक है। निर्वाचन में गड़बड़ी होने पर वह पुनः निर्वाचन का आदेश दे सकता है। ठीक है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रमों को सूची निर्माण भी करता है। ठीक है। उसके बाद उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले व्यय की राशि निश्चित करना है। ठीक है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, साथ ही साथ चुनाव याचिका आदि संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना है। ठीक है। इन सब के अतिरिक्त आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्य के संबंध में सूचना देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव भी देता रहेगा। ठीक है। इसके बाद यह अधिसूचना वर्तमान लोकसभा की अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति तक जारी रहती है। ठीक है। इसके बाद इसके उपरांत चुनाव आयोग मतदाता की तिथियों की या मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण हम लोग कहते हैं। ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियों को। निर्वाचन आयोग की शक्तियां। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो सिविल न्यायालय की शक्ति धारण करता है। ठीक है। आयोग भारतीय भूभाग के किसी भी व्यक्ति को सम्मान जारी कर सकता है, साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित आवश्यक फाइलें देख सकता है। ठीक है। इसके बाद इसके अतिरिक्त आयोग के पास न्यायिक शक्ति भी है। वह निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है तथा उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्रवाई करने हेतु राज्यपाल या राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। ठीक है। इसके बाद आता है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता।
आयोग की स्वतंत्रता। ठीक है, तो किसी भी देश में शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए वहां की निर्वाचन प्रणाली का निष्पक्ष एवं प्रभावी होना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसी को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रावधान किया गया है। अब इसके ऊपर क्या क्या प्रावधान है जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की या के कार्यकाल की पूर्ण सुरक्षा एवं निश्चिंतता प्रदान की गई है। यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद पर बने नहीं रह सकते। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जरूरी नहीं कि उसको पद पर बना ही रहना जरूरी है। उसका क्या है, एज डिसाइड है 65 साल या फिर 6 साल आपका कार्यावधि होगा। ठीक है, बल्कि उसको हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया है। जिस आधार और जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रकार से चुनावी आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें, उनमें नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, नियुक्ति के पश्चात उनके वेतन भत्ते या अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशों पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्वाचन के समय आचार संहिता का सृजन करने, राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी करने तथा प्रशासन को भी दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन के समय जारी किया गया निर्देश प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच बाध्यकारी होता है, वो मानना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग की सीमाएं। निर्वाचन आयोग की सीमाएं। ठीक है, तो यद्यपि निर्वाचन आयोग को संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने का प्रावधान किया गया है तथा दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनमें कुछ विसंगतियां भी हैं, उसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो संविधान में सेवानिवृत्त होने के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है, इसके बाद संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी है। ठीक है, साथ ही साथ संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताएं यानी कि विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। अब अंत में आता है निर्वाचन आयोग की नई भूमिका। ठीक है, निर्वाचन आयोग की नई भूमिका। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी श्रेष्ठता और भूमिका को हमेशा स्थापित करता रहा है और वह स्वतंत्रता, स्वयं सत्ता, अखंडता को हमेशा कायम रखते हुए चला आ रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, दोष युक्त, पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए पेशेवर उच्चतम मापदंड को अनुपालित किया जाता है और विभिन्न पक्षों का सहयोग लेकर अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है और वर्तमान में बदलती परिस्थितियों के परिदृश्य में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत ही प्रभावी हुई है। क्या क्या है, तो 1990 के बाद एक और विधायिका और कार्यपालिका का ह्रास हुआ है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका की भूमिका में उत्तरोक्त वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुई है। ठीक है, 1990 के बाद केंद्रीय स्तर पर अल्पमत और गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ है। ठीक है, भारतीय राजनीति में 1996 से 1999 के बीच मात्र 3 वर्षों में 3 लोकसभा चुनाव आयोजित हुए, इसलिए निर्वाचन आयोग की भूमिका अधिक सशक्त हुई और अब यह 5 वर्ष में केवल एक बार दिखने वाली संस्था नहीं रही। ठीक है, चुनाव आयोग में धर्म एवं जाति के मुद्दे पर बड़े स्तरों पर प्रयोग होने लगा है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोजित करना एक बहुत बड़ी समस्या, चुनौती बन गया है। क्लियर है? चलिए, तो हमारा आज का 2 टॉपिक खत्म हो गया, 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर दिए। ठीक।
ठीक है, महालेखा परीक्षक हो गया पहला, और दूसरा भारत का निर्वाचन आयोग। कल हम लोग जो भाग पेपर 4 का जो भाग अ है, ठीक है, जिसमें से हम लोग को भारतीय संविधान पढ़ना था, उसका अंतिम चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे आपका सुशासन वाला में, ठीक है। इसको भी सुशासन का वही 8 से 10-12 मान लीजिए क्लास होगा, खत्म हो जाएगा वो भी। और उसके बाद हम लोग पेपर 3 का क्लास चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।